नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका मॉडल पेपर सेकेंड ईयर यानी कि यह मॉडल पेपर सेकेंड ईयर का है जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस का है। दोस्तों अभी जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं सेकेंड ईयर के, जिसमें 40 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिशियन के और 20 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशंस के पूछे जा रहे हैं, यानी कि कंपाउंड पेपर हो रहा है जिसमें 60 क्वेश्चंस एक ही समय पर ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी कि आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर एक ही साथ है, जिसमें 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का और 20 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं। तो इसी आधार पर 20 क्वेश्चन में आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के लेके आया हूँ, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा इसको हल करने के बाद। तो दोस्तों अंतिम तक आप इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, 5 की पावर 7 यानी कि 5 पावर 7 इंटू 5 पावर 4 डिवाइड डिवाइड 5 पावर 8 यानी कि 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8 का मान क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आ जाए तो आपको इनके जो चिन्ह हैं उन पे ध्यान देना है, यानी कि जब दो यानी कि समान आधार हैं, यहाँ पर भी 5 हो, यहाँ पर भी 5 हो और यहाँ पर भी 5 हो, तब आपको कुछ हल नहीं करना, डायरेक्ट समझ के इसको हल कर देना है। सभी के आधार जब समान होते हैं तो जब बीच में इंटू आ जाता है तो जो ये संख्या होती है, जो पावर होती है, वह क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और दोस्तों और डिवाइड जब होता है समान आधार पर तो क्या हो जाता है कि ये घात है ना माइनस हो जाती है, यानी कि 7 4 11 और ये 8 जो है ना ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, घटेंगे। तो कितना बच जाएगा आपका, 5 की पावर 3 यानी कि 3 बच जाएगा। 11 में से 8 गया तो कितना बचा, 3, यानी कि 5 की पावर 3 बच गई। जब इसको हल करोगे तो 125 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है द वाला, यह आपका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4 हो तो कोण ए का मान होगा। दोस्तों इसमें आपको कोण का मान ज्ञात करना है, तो इसका कोण का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों आपको इस जो सवाल में है कोज्जा का सूत्र यानी कि कोज्जा का नियम आपको लागू करना है। कोज्जा का सूत्र, अब इसमें किस प्रकार से कोज्जा का सूत्र होता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, अब इसमें अपन मान रखेंगे, तो देखिए कोस ए बराबर बी का मान कितना है, 3, तो अपन यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस सी का मान है 4, तो अपन यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस ए का मान है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन 2, बी का मान कितना है, 3 है, तो इंटू 3 और इंटू सी का मान कितना है, तो सी का मान है अपने पास 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। जब अपन इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पर है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 अपॉन 4 3 12 और 12 2 24। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 25, 25 में से 4 गया तो कितना बचा, 21, तो बराबर 21 अपॉन 24। जब इसको काटेंगे अपन तो कितनी बार कट रहा है, 3 से कट रहा है 7 बार और ये 8 बार, तो 7/8, तो 7/8 यह अपना आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशंस के साथ साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जल एक है, तो जल क्या तत्व, यौगिक, धातु या मिश्रण। तो दोस्तों जो जल होता है वह यौगिक है। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बी और सी दोनों। तो दोस्तों परमाणु की जो संरचना होती है ना वह इस प्रकार से होती है, जिसमें एक नाभिक होता है, तो नाभिक में पी और एन
दोनों यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो है ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि बी व सी दोनों आपके आंसर सही होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, तो क्या Fe3O4, Fe2O, Fe2O7 या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वह ए वाला यानी कि Fe3O4 आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, दाब एक राशि है, तो क्या दाब एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, टेंसर है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों दाब जो है वह अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड स्पीड स्टील के लिए हार्डनिंग तापमान क्या है? तो दोस्तों हार्ड स्पीड स्टील के लिए हार्डनिंग तापमान जो है क्या 750 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस, 1050 डिग्री सेल्सियस या 1250 डिग्री सेल्सियस? तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर है वह हो जाएगा द वाला ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 1010 बेस 2 एवं 1101 बेस 2 का योग होगा। दोस्तों इन दोनों को अपन को जोड़ना है। इस प्रकार के सवाल जो है ये संख्या पद्धति के टॉपिक से लिए गए सवाल हैं। दोस्तों इसमें जो ये 2 का मतलब होता है, यह आधार है इस संख्या का, तो ये 2 का जो यहाँ पर 2 रखा हुआ है तो अपन को समझ जाना चाहिए कि इसका आधार 2 है, यह संख्या बाइनरी संख्या है। दोस्तों इस सवाल को किस प्रकार से किया जाएगा, तो अपन को यह संख्या रखनी है 1010, दूसरी संख्या है 1101। जब अपन 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, 1 होगा। और दोस्तों 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होता है। लेकिन बाइनरी में आपको पता होगा कि बाइनरी में 2 ही संख्या होती है, 0 और 1, तो अपन 0 और 1 ही रखेंगे। तो जब 1 ने 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाते हैं, तो अपन यहाँ पर 0 रखेंगे। ठीक है, 2 हो जाता है तो अपन क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और आगे 1 रखेंगे यानी कि 10 रखेंगे यहाँ पर। ये ध्यान रखना, ये क्यों रखा, तो जब 1 और 1 2 हो जाता है तो यहाँ पर 0 और आगे रखते हैं अपन 1, क्योंकि ये हाथ से लगता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से यह अपना आंसर आया। तो देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ पर यह अपना आंसर है। तो यह जो है यह ब वाला अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह होती है बाइनरी संख्या थी, ये आधार 2 वाली। अगर इस जगह 8 होता, इस जगह है 8 होता तो ऑक्टल संख्या होती। ठीक है, और इस जगह अगर 10 होता तो डेसिमल संख्या होती, और इस जगह अगर 16 होता तो हेक्सा डेसिमल संख्या होती। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर आधार एवं 6 सेंटीमीटर लंब वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों यहाँ पर अपन से त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो अपन को दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आधार एवं 6 सेंटीमीटर लंब। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल से, आपने कक्षा 8, 9, 10 में पढ़ा होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है 1/2 आधार इनटू ऊंचाई। यह आपने फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा होगा, तो यही यहाँ पर अप्लाई करना है। आधार अपन को r दिया है 1/2 इंटू आधार दिया है अपन को 8। ठीक है, और लंब वाले समकोण, देखिए समकोण है, यहाँ पर मैं यह फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया है, लंब वाले समकोण त्रिभुज है ना, तो यहाँ पर अपन को दिया है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यह क्या है, ऊंचाई है, यह क्या है, ऊंचाई है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो यह 90 डिग्री के एंगल पर जो यह लाइन बनती है, रेखा बनती है, खिंचती है, वही इसकी ऊंचाई होती है। तो 1/2 इंटू 8 इंटू ऊंचाई होगी अपनी 6, 2 से ये कटेगा 4 और 6 चौक 24, यह अपना आंसर होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चंस के आंसर हल आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप वीडियो को रिविज करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है,
सरल रेखा वाला लेखा चित्र कितनी प्रकार की राशियों के संबंध को दर्शाता है? दोस्तों, सरल रेखा वाला लेखा चित्र जो है वह 2 प्रकार की राशियों के संबंध को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से सरल रेखा को निम्न में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? दोस्तों, सरल रेखा को निम्न में से जो समीकरण है यहाँ पर लिखी हुई है, इनमें से आपकी सी वाली जो समीकरण है, स वाला, यानी कि y बराबर ax प्लस बी, यह आपका आंसर सही होगा। दोस्तों, इसको जरूर याद कीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है और फिर भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन। एक वस्तु को 22,400 में बेचने से 12% का लाभ होता है, तो कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे जब भी पूछ लिया जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपन को हल करना है। इसमें पूछा गया है कि 22,400 रुपये में उसको बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है। दोस्तों, तो इस वस्तु को खरीदा कितने में गया होगा, यह भी अपन को ज्ञात होना आवश्यक है, तभी अपन कुल कितने रुपए का लाभ हुआ यह निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अपन मान लेते हैं कि 100 रुपये में उसको खरीदा गया होगा। तो दोस्तों, 100 का 12% हमेशा ध्यान रखना 12 ही होता है। जितना 100 का प्रतिशत निकालते हैं उतना ही 100 का प्रतिशत होता है। तो जैसे कि 100 का 8% मान लें तो 100 का 8% कितना होगा, 8 ही होगा। उसी प्रकार 100 का 12% कितना होता है, 12 होता है। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 112। तो दोस्तों, 100 रुपये की चीज़ को 112 रुपये में बेचा जाता है तो फायदा कितना होता है, 12 रुपये का। तो उसी प्रकार से अपन को इसका हल निकालना है। तो इसका जो सूत्र है ना, बहुत ही शानदार है कि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जब अपन अपने पास विक्रय मूल्य कितना है, 22,400 है, तो यहाँ पर रख देंगे अपन 22,400 अपॉन 100 प्लस लाभ अपन ने यहाँ पर निकाला है 100 प्लस लाभ प्रतिशत जो है 12 है, तो कितना हो गया 112, वो अपन ने पहले ही निकाल लिया है, इंटू 100। तो इसको जब अपन हल करते हैं तो इसको हल करना बहुत ही नॉर्मल तरीका है कि जब 112 का अपन इसमें जब भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 200 बार। 200 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाता है 20,000। तो दोस्तों, यह आया अपना वस्तु का खरीद मूल्य। वस्तु को कितने में खरीदा गया था, 20,000 में, उसको बेचा जा रहा है 22,400 में। तो 22,400 में से अपन माइनस करते हैं 20,000 को, तो नॉर्मली दिख रहा है कि 2400 रुपये का लाभ उसको प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, अपना ऑप्शन से ए वाला वह सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन है 18,440 रुपये के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों, साधारण ब्याज का सूत्र आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, साधारण ब्याज का जो सूत्र है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यह जो फॉर्मूला है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यह साधारण ब्याज का सूत्र है। तो दोस्तों, यहाँ पर मूलधन अपने पास है 18,440, तो 18,440 रखते हैं, इंटू दर अपने पास है 15%, ठीक है, और समय है अपने पास 4 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 4 वर्ष रखते हैं और 100 का भाग देते हैं। दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो खत्म है, और अपन जब इन सभी को गुणा करके और 10 का भाग देते हैं तो अपना आंसर आएगा, दोस्तों 15 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 60 आता है, यानी कि 60 का जीरो इस जीरो से कट जाएगा और 6 को अपन गुणा कर देंगे 1844 से, तो कितना हो जाएगा, 4 2 हासिल 26 और 2 हासिल 50 और 5 हासिल 6 5 11, 11,064। तो 11,064 ऑप्शन कहाँ है, तो 11,000। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस में मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यानी कि आप इसको 64 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि सवाल मैंने देख लिया है, बिल्कुल सही है, यहीं पर ही ऑप्शन में प्रॉब्लम है, इसको 64 मान लीजिए, ठीक है। सीमांत घर्षण बल, अगला क्वेश्चन से, सीमांत घर्षण बल Fe से दर्शाया जाता है तथा अभिलंब प्रक्रिया R में निम्न में से कौन सा संबंध है?
तो दोस्तों यहाँ पर संबंध दिए हैं ऑप्शंस में कि जो घर्षण बल है वह समानुपाती है अभिलंब प्रतिक्रिया के, ठीक है। यहाँ जो घर्षण बल है वह समानुपाती है अभिलंब प्रतिक्रिया के वर्ग के, या विलोमानुपाती है घर्षण बल अभिलंब प्रक्रिया के, या चौगुन है सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रक्रिया के। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा, आंसर होगा दोस्तों आपका ए वाला आंसर होगा कि यह होता है समानुपाती, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। हाफ वे रेक्टिफायर के लिए औसत वोल्टता मान होता है, हाफ वे रेक्टिफायर के लिए औसत वोल्टता जो मान होता है वह होता है 0.318, ठीक है। अगले क्वेश्चन से, जब तीन बराबर बल संतुलन में हो तो बलों के बीच का कोण होना चाहिए। तो दोस्तों तीन बराबर बल संतुलन में होते हैं तब बलों के बीच का जो कोण होता है क्या 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री या 135 डिग्री। तो दोस्तों 120 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन से, वह बिंदु जिससे होकर एक वस्तु का समस्त भार कार्य करता है उसे कहते हैं। तो गुरुत्व केंद्र, केंद्र, मध्य बिंदु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह होता है गुरुत्व केंद्र। अगला जो क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक का मान क्या होता है। दोस्तों 0 से 0.5 या 0 से 1 या 1 से 2 या इनमें से कोई नहीं। तो वह होता है 0 से 1। अगला क्वेश्चन है 56 डेसिमल यानी कि 10 को क्या बोलेंगे अपन डेसिमल का हेक्साडेसिमल संख्या में रूपांतरण मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जो संख्या दी है वह डेसिमल में दी है, इसको अपन को हेक्साडेसिमल में बदलना है। दोस्तों इस प्रकार से जब भी अपन को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलना हो तो क्या करेंगे, अपन जो संख्या दी है जैसे कि 56 दिया है तो इस 56 में अपन भाग देंगे इसका 16 का, क्योंकि हेक्साडेसिमल का आधार क्या है, आधार है हेक्साडेसिमल का 16। तो अपन यहाँ पर 16 का भाग देंगे। अब अपन भाग जो देंगे वह उस तरीके का भाग नहीं देंगे जो अपन नॉर्मल तरीके के करते हैं। इसमें भाग होता है 16 का पारा बोला जाता है जब तक 56 नहीं आता। जब अपन 3 बार बोलेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, क्या आता है 3 बार बोलने पर 48 आता है। तो 256 में से 48 माइनस किया जाता है तो कितना बचता है, 8 बचता है। तो दोस्तों यह 8 अपन यहाँ पर साइड में रखते हैं, ठीक है। अब 16 का भाग 3 में नहीं जाता तो संख्या कितनी बची, 2 यहाँ पर ही भाग समाप्त हो जाता है। 3 तो यह ले लेते हैं नीचे से और यह एक ले लेते हैं 8, तो यह 38 जो है वह अपना आंसर होगा, यानी कि ब ऑप्शन वाला अपना आंसर होगा। अगले क्वेश्चन से ब्याज दर का सूत्र है। दोस्तों ब्याज दर का जो सूत्र है यहाँ पर जो सूत्र लिखे हैं इनमें से अपन को देखना होगा। दिए हैं आई बराबर आई आर प्लस आई स्क्वायर सॉरी घात एन, ब ऑप्शन से आई बराबर आई पी प्लस आई सी, स ऑप्शन से आई बराबर पी वी प्लस आई घात एन, द ऑप्शन से आई बराबर आई आर प्लस पी का स्क्वायर। तो इसमें से जो आपका आंसर है वह द ऑप्शन आपका आंसर है। दोस्तों यहीं पर ही आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट छोड़ के जाता हूँ। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको देने होंगे। सवाल उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर रखे हैं जो मैंने इसमें से पढ़ाए हैं बताए हैं, तो उन्हीं में से यह क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। 18 डेसिमल का हेक्साडेसिमल संख्या में रूपांतरण क्या होगा, इसको आपको हल करना है। 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 का मान ज्ञात करें। इसका मान आपको ज्ञात करना है। स्थायी चुंबक की ध्रुवता होती है, यह आंसर आपको ज्ञात करने हैं। तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ नेक्स्ट क्लास में। कल फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।